Good morning. Good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel विकास स्कूल हावर्ड। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो हमारे 6th क्लास की ज्योग्राफी भूगोल की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जब आपकी स्कूल ओपनिंग होगी या फिर यू कैन वॉच ऑन योर नेट और मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। देखिए, जो ग्लोब और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाएं इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो जो हमारी अर्थ है, कोई बोलता है गोल है, कोई बोलता नहीं चपटी है भाई, कोई बोलता है अंडाकार है। तो हमें देखिए इसके बारे में जो ये क्वेश्चन है उनके बारे में बताया गया है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल न होकर कैसी है भाई, अंडाकार है। और ओवल शेप यू कैन सी, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। जैसे जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं ऊपर और नीचे, ये वहां से थोड़ी पिचकी हुई है और ये इसका मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ है। मतलब जैसे कि आपने अंडे को देखा होगा उसी शेप में हमारी अर्थ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब क्या है। देखिए पाठ का नाम ये रहा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब देखिए ग्लोब क्या है। जो ग्लोब है वो क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पृथ्वी का लघु शुद्ध प्रतिरूप या शुद्ध लघु प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉडल। मॉडल तो आप आसानी से समझ जाते हो कि मॉडल क्या होता है। तो देखिए, ग्लोब मनुष्य द्वारा बनाए गए गोलाकार पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। जैसे हमने एक ग्लोब बना रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, या बच्चों को एज ए मॉडल शो करने के लिए ताकि उनको समझ में आ जाए। ये पृथ्वी का सर्वोत्तम शुद्ध रूप है। यह हमें पृथ्वी की आकृति का कैसा सही ज्ञान करा सकता है। इस पर दोनों ध्रुव, अक्षांश और देशांतर, महासागर और महाद्वीप दिखाए जाते हैं। इस तरह से ग्लोब हमारे ग्रह का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। तो आप मुझे ये बताना कि जो पृथ्वी है वो क्या है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो जो ये हमारी अर्थ है, इस ग्रह का जो अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन कर रखा है, बता रखा है, सूक्ष्म रूप में जो वर्णन कर रखा है वो किस पर है भाई, ग्लोब पर। और ग्लोब पर के ऊपर क्या क्या हो सकता है, ध्रुव भी पाएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी मिलेंगी, महासागर और महाद्वीप भी मिलेंगे। उसके बाद है करक रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। करक रेखा का अक्षांशीय मान देखिए कितना है भाई, 23 से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश। मतलब क्या है कि ये उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री। उसके बाद देखिए पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अब जिस बच्चे के पास ये चैप्टर जिसने पढ़ रखा है मुझे मैसेज करके बताएं कि जो उष्ण हमारा जो एरिया है वो किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाओं का एक समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, मतलब अक्षांश जो यू कैन से लेटी हुई रेखाएं होती हैं, पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, क्या कहलाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, राइट टू लेफ्ट, ओके। क्योंकि ये सभी रेखाएं विषुवत वृत्त तथा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसीलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। आप सभी ने मैथ किया होगा, मैथ के अंदर आपको बताया जाता है कि समानांतर क्या होती है। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं।
अब देशांतर क्या होती है भाई, उत्तर दक्षिण, पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं के समूह को क्या बोला जाता है, देशांतर। 8 मिनटों से जो हमारी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें ऐसे समझ सकते हो कि जो ग्लोब है उस पर जो खड़ी रेखाएं मिलती हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं, और जो लेटी हुई मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं। मैं ये इजी वे इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो देखिए ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती और ध्रुवों पर क्या होती है, मिल जाती है, मतलब ऊपर से ज्वाइंटली होके चलती है और बीच में ये अलग अलग होती हैं, फिर नीचे जाके क्या हो जाती हैं, फिर से मिल जाती हैं, एक पॉइंट से निकलती हैं। ध्रुवों पर ये रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं और इन्हें 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, जहाँ पर सूर्य के डायरेक्ट जो रेज आएंगी, किरणें आएंगी, वहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, और जहाँ पर जो सूर्य की किरणें लेट पहुँचेंगी वहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगी। तो देखिए उष्ण कटिबंध करक तथा मकर रेखा के बीच के अक्षांशों में स्थित है। इन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, इसीलिए उष्ण कटिबंध अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसीलिए उन इलाकों में क्या होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर क्या होता है भाई, गर्मी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया, हमारे एरिया में तो शाम के हो गए 5:30 और वहाँ पर क्या हुआ है, अभी दोपहर हुई है और हम किसकी ओर चल रहे थे, रात की ओर। देखिए लंदन ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख देशांतर 0 डिग्री पर स्थित है, जबकि भारत की प्रमुख देशांतर रेखा कितनी है, 82 डिग्री 30 के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देशांतर की 1 डिग्री के बीच 4 मिनट के समय का अंतर आ जाता है। अतः भारत और लंदन के देशों में देशांतरों में 82.5 डिग्री देशांतरों का अंतर होने के कारण, तो देखिए 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो 82.5 डिग्री में कितने का आ जाएगा भाई, मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 330 मिनट, और 330 को अगर घंटों में चेंज कर रहे हैं तो कितना आता है, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में किसी स्थान के समय के अंतर को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच समय में जोड़ देते हैं। यही कारण है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ना आए, अगर आपके कोई डाउट्स रह जाएं तो आप पूछ सकते हो, और आप इस काम को लिखिए, याद करिए। सो टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ एट योर होम, बाय बाय।